नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचर्स ए कम्युनिटी में। ये है आपका लेक्चर नंबर 26 और आज हम लेके आए हैं हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत में आपके टोटल 6 सिद्धांत हुए थे, जिनमें से अभी आपके 8 सिद्धांत बाकी हैं। उन 8 सिद्धांतों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो 6 सिद्धांत किए थे उनमें शुरुआत के 6 सिद्धांत किए थे, जिनमें कार्य विभाजन का सिद्धांत, जिसको हम डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत नंबर 2 पर आता आपका, जिसको हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद आपका नंबर 3 पे आता है अनुशासन, जिसको डिसिप्लिन का सिद्धांत हम कहते हैं। उसके बाद आदेश की एकता और फिर निर्देश की एकता, ठीक है ना, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और नंबर 6 था आपका व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये हम कर चुके हैं यहाँ तक, 6 तक। आज हम करेंगे नंबर 7, हेनरी फेयोल का सिद्धांत, जो है आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक नंबर 7 आपका जो सिद्धांत है वो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। रेमुनरेशन टू सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें फेयोल कहता है कि कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है वो सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए, ताकि कर्मचारी और जो फर्म के मालिक हैं उन दोनों में आपस में तालमेल बना रहे। तो इसके लिए प्रबंधक का ये दायित्व बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक मिलता रहे। अगर कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो वो संस्था में अपना 100% नहीं दे पाएंगे, पूरी ईमानदारी से वो कार्य नहीं कर पाएंगे, जिससे संस्था असफलता की ओर बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, हेनरी फेयोल जी का मानना है कि कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो, ठीक है। उनको उनकी योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उस महंगाई के अनुसार कर्मचारी भी, उनका भी हक बनता है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीयकरण। इसमें क्या है, ये सिद्धांत क्या कहता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है ये सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीयकरण, इस सिद्धांत में क्या है, देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीयकरण और पूर्ण विकेंद्रीयकरण के स्थान पर एक प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण अपनाया जाना चाहिए। प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण का मतलब है ना ही तो पूरी तरह से केंद्रीयकरण और ना ही विकेंद्रीयकरण। जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं,
जो अति महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो जरूरी कार्य हैं, वो तो अधिकारियों को अपने पास रख लेने चाहिए, और जो गैर जरूरी कार्य हैं, जो कम महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार कर्मचारियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीयकरण में प्रभावपूर्ण एक अनुपात में संतुलन बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आपका पॉइंट आता है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला, सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन, ये क्या है? सोपान श्रृंखला का अर्थ है कि एक अधिकार रेखा से है, जो एक सीधी रेखा में चलती है। यानी कि जो अधिकार जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ, या जो भी कार्य है वो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि एक श्रृंखला में चलेंगे। यानी कि जो भी आपको मैसेज भेजना है वो ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर एक सीधी रेखा में चलना चाहिए। यानी कि फेयोल का मानना है कि इस श्रृंखला को किसी भी हालत में नहीं तोड़ना चाहिए। फेयोल ने एक सीढ़ी बना करके इसको समझाया है। फेयोल की सीढ़ी देखिए, ये फेयोल की सीढ़ी, स्केलर चेन आप सामने देख रहे हैं, ये फेयोल की सीढ़ी है। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी और एल एम एन ओ पी क्यू, ये कुछ कर्मचारी हैं, उच्च अधिकारी ए है। अब देखिए इनको कोई भी कार्य अगर या कोई भी संदेश वाहन चलेगा तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी। इसी प्रकार अगर जी को कोई भी सुझाव या कोई भी कम्युनिकेट करना होगा तो वो एफ को बोलेगा, एफ ई को, ई डी को, सी को, फिर बी को, ए को, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है। इधर एल एम एन ओ पी क्यू, एल एम को बोलेगा, एन ओ को, पी को, फिर क्यू को। इस प्रकार से नीचे से ऊपर कोई भी सुझाव क्यू पी को, पी ओ को, एन एम को और एम एल को, इस तरीके से ये चलता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है जिसको हम गैंग प्लांक बोलते हैं, समतल संपर्क। इसमें क्या कहा है? इसमें हेनरी फेयोल ने कहा है कि कोई अर्जेंट काम हो, बहुत ही जरूरी काम जब होगा, उसी वक्त कोई भी कर्मचारी एक दूसरे से संपर्क स्थापित करेगा। इसके अनुसार गैर, और उस दशा में भी जैसे जी यहाँ पर एफ और पी आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर, लेकिन इनको अपने सीनियर अधिकारी एफ को ई से परमिशन लेनी पड़ेगी, पी को ओ से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरीके से ये चलता है। और वो भी तभी जब कोई ज़रूरी काम होगा, बहुत ही अर्जेंट, तो उस कंडीशन में क्विक सॉल्यूशन के लिए, समस्या के क्विक सॉल्यूशन के लिए एफ और पी आपस में एक ही पद, एक ही उसके समतल अधिकारी हैं, तो वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। एफ जो है ओ से बातचीत नहीं कर सकता, पी ई से बातचीत नहीं कर सकता। दो समतल अधिकारी आपस में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। वो भी अपने सीनियर अधिकारी की अनुमति के बाद। अगर एफ और पी आपस में बातचीत करते हैं तो इनको एफ को ई से अनुमति लेनी होगी, पी को ओ से अनुमति लेनी होगी। इस प्रकार से ये स्केलर चेन चलता है डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हेनरी फेयोल ने सोपान श्रृंखला में कहा है कि अधिकार और उत्तरदायित्व जो है ऊपर से नीचे एक सीधी रेखा में चलेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपका बनता है वो देखिए, नेक्स्ट है व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता। नेक्स्ट पॉइंट आपका है व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता, जिसको ऑर्डर यानी कि
हर वस्तु या हर व्यक्ति अपने उचित स्थान पर होना चाहिए। इस व्यवस्था के अनुसार क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगाया जाना चाहिए। नंबर 10 पे आता है आपका ये व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता। इसमें हेनरी फ्योल ने कहा है कि सही वस्तु के लिए सही स्थान और सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाया जाना चाहिए। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में, प्रत्येक फर्म में दो अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। भौतिक साधनों के लिए अलग से होती है, मानवीय साधनों के लिए अलग से होती है, यानी कि जो इसमें प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति के लिए एक स्थान निश्चित होना चाहिए। इसके बाद है समता का सिद्धांत, जिसको हम इक्विटी का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। यह सिद्धांत बताता है कि प्रबंधकों को अपने जो भी अधीनस्थ हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार यही है कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है नंबर 12 पे आता है कर्मचारियों में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल या स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी लगातार फर्में छोड़ रहे हैं, कर्मचारी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि कर्मचारियों में ये नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों में स्थायित्व की भावना होनी चाहिए। उनके अंदर ये भय नहीं होना चाहिए कि उनको कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कर्मचारियों में इस प्रकार की भावना विकसित की जाए कि वो फर्म को अपना समझें। अगर उनके अंदर ये भावना जागृत होगी तो वो मन लगाकर कार्य करेंगे और फर्म तरक्की करेगी। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है आपका वो बनता है पहल क्षमता, इनिशिएटिव। इसमें क्या है? पहल क्षमता का मतलब है कि कर्मचारी बढ़ चढ़कर आगे आए, अपने विचार प्रकट करते हुए कार्य करें, कार्य करने के साथ साथ कुछ सुझाव भी दें फर्म के अंदर। इसी को हम पहल क्षमता कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंधक का ये दायित्व बनता है कि अपने कर्मचारियों में अधिकारों की सीमा तथा अनुशासन के अंतर्गत रहते हुए विचारों का वो स्वागत करे, कर्मचारियों को कहे कि आप सुझाव भी दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्मचारियों में पहल क्षमता की भावना का विकास किया जाना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो बनता है वो बनता है सहयोग की भावना, सहयोग की भावना, स्पिरिट ऑफ कॉरपोरेशन। अब इसमें क्या है? सहयोग की भावना के अनुसार एक मैनेजर को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना का विकास करना चाहिए। उनके अंदर सहयोग की भावना का विकास किया जाना चाहिए। उनके साथ लगातार वार्तालाप की जानी चाहिए। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उनके अंदर, कर्मचारियों के अंदर सहयोग की भावना का विकास हो। उनको टीम भावना से काम करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। कर्मचारियों और मालिकों में मधुर संबंध स्थापित करने के लिए मैनेजर्स को कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, ये जो है आपका आज का जो टॉपिक था वो उसमें थे आपके टोटल 8 पॉइंट। 6 हम पहले कर चुके हैं हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में से। आज हमने किया कर्मचारियों का पारिश्रमिक, केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीयकरण, सोपान श्रृंखला, व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता, समता, कर्मचारियों में स्थायित्व, पहल क्षमता और सहयोग की भावना। ये पॉइंट्स आज हमने किए हैं।
ठीक है। व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता, केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीयकरण, सोपान श्रृंखला, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपके टोटल जो बनते हैं सिद्धांत हेनरी फेयोल के, वो 14 सिद्धांत बनते हैं डियर स्टूडेंट। इनको बड़े ध्यान से करिएगा, लिख लीजिएगा। तो यहीं पर आज का आपका टॉपिक खत्म होता है। घर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।